सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मई महीने के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बिलीव इन सपोर्ट अभियान के लिए किसे एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एक तो पीवी सिंधु को और मिशेल ली को। तो अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने घोषणा की है कि भारत की जो शटलर हैं पीवी सिंधु और कनाडा की जो शटलर है मिशेल ली, इनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बिलीव इन सपोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर बनाया है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? प्रतियोगिता में हेरफेर को रोकना। और इसी के साथ आपको बता दूं, ये जो जोड़ी है पीवी सिंधु और मिशेल ली की, ये अप्रैल 2020 से बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान के लिए वैश्विक एम्बेसडर हैं। देखो, दो टर्म यहाँ पे आती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो सबसे पहले आप याद रख लो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में है, जिसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में और इसके प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक। फिर बताइए, अभी कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया? तो आंसर होगा महेश बालसुब्रमण्यम को। तो अभी कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने महेश बालसुब्रमण्यम को कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, इसके अलावा ये जो सुरेश अग्रवाल हैं, इनको कोटक जनरल इंश्योरेंस का MD CEO नियुक्त किया गया है। तो ये भी ध्यान रखें आप। अमिताभ चौधरी तो आपने नाम सुना होगा, एक्सिस बैंक के ये MD CEO हैं और अभी अगले 3 साल के लिए फिर से इनको रीअपॉइंट किया गया। TV सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी बने अभी ये। और हाँ गाइस, देखिए, बैंक एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही आसान है अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो। और सही स्ट्रेटेजी क्या है? ढेर सारी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक के साथ और जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस भी। तो देखते हैं क्या है ये अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक। तो ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर संडे होगी और इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चंस जो बनाए हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स ने, और हर क्वेश्चन का होगा डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन। तो बैंक कॉम्बैक में हर क्वेश्चन के बाद आपको दिखेगा अपना लाइव ऑल इंडिया रैंकिंग और स्कोर। तो पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को ले जाइए नेक्स्ट लेवल पे। और हाँ, इस कॉम्बैट में पार्ट लेने वाले स्टूडेंट जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप और फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन भी। तो अगला कॉम्बैक कब होगा? अभी 9 मई को सुबह 10 बजे। तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप अपने आप को एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। और हाँ, ध्यान दीजिए, अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज कीजिए मेरा अनलॉक कोड, जो क्या है? क्रैक एग्जाम 10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। और इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेंगे तो इस कोड से, कौन सा कोड? क्रैक एग्जाम 10, इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रफुल्ल चंद्र पंत को। ये HL दत्तू की जगह लेंगे, जो कि 2 दिसंबर को रिटायर्ड हो गए थे। तो यहां से प्रफुल्ल चंद्र पंत का नाम याद रखना। और वैशाली हिवा से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर ये बनी। राजेश बिंदल कलकत्ता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बने। और कृति करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला ये बनी थी। कृति करंत इंपॉर्टेंट नाम रहेगा आपके एग्जाम के लिए, याद रखना ये। फिर बताइए, अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा ममता बनर्जी ने। लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है इन्होंने, ममता बनर्जी ने। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता है। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ है। चलिए आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि कलकत्ता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस का नाम क्या है। अच्छा बताइए, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? RM सुंदरम को। रमन मीनाक्षी सुंदरम इनका पूरा नाम है। और इन्हीं को अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। ये कहां पर है? ये हैदराबाद में है। इसकी स्थापना होती है 1965 में। यहां से देखो, आप ये भी याद रख लो कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहां पर है? कहां पर है? जहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, मतलब मनीला, फिलीपींस में। बाकी प्रफुल्ल चंद्र पंत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कार्यकारी अध्यक्ष बने। महेश बाला सुब्रमण्यम
कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर बने और टी रविशंकर आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर बने। ये फिर बताइए अभी किस राज्य में गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने राज्य के कार्यरत पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर घोषित किया है और राज्य के लगभग 7,000 पत्रकारों को इस गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया है। तो इस योजना में होगा क्या, पत्रकारों को 2-2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। उसके अलावा टीकाकरण कार्यक्रम में भी उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में सस्ती किराया आवास योजना शुरू हुई थी, महाराष्ट्र में महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू हुई थी और छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना शुरू हुई थी। और अभी आपको याद भी होगा मध्य प्रदेश ने भी अभी कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की थी, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा, ऐसी घोषणा की थी उस योजना के अंतर्गत। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर हो गई, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हो गए और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हो गए। यहाँ के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे उड़ीसा के? एस मुरलीधर। बताइए अभी हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2021-22 में 2.08 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आपको मैंने बताया था एक मिशन है जल जीवन मिशन, जो कि शुरू कब हुआ था? 15 अगस्त 2019 को। और उस मिशन का उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर के अंदर जल का कनेक्शन होना चाहिए। और ये जो है ये जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आता है और इसके पहले मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी जोधपुर है। और यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हो कि इसी मिशन के तहत हर घर जल वाला पहला राज्य बना था गोवा। 100% हर घर जल पहुँचाया उसने। और अभी 2022 तक हिमाचल प्रदेश भी हर घर जल वाला राज्य बन जाएगा और उसी के अंतर्गत 2.08 लाख नल जल कनेक्शन लगाए जाएंगे। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश से आप ये भी याद रख सकते हो 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। देखो हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, शिमला इसकी समर कैपिटल है और धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। बताइए किस राज्य ने पर्वत धारा योजना शुरू की है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। तो अभी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक्वीफर्स यानी कि वो भूमिगत परत जिसमें पानी होता है उसको पुनर्जीवित करने, पुनर्भरण करने और राज्य में पानी के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए ये पर्वत धारा योजना को शुरू किया है। तो क्या उद्देश्य है इस योजना का? कि अधिकतम समय के लिए पानी को बरकरार रखते हुए जल स्तर को बढ़ाना। और उड़ीसा ने भी आपको याद होगा गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया। हरियाणा ने कोविड आपातकाल ऋण योजना को शुरू किया था और महाराष्ट्र ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू किया। देखो हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, शिमला इसकी समर कैपिटल है तो धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। मुख्यमंत्री हो गए जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी। बताइए अभी किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल, तो वहां पे राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए स्वास्थ्य आहार योजना को शुरू किया है और ये सुविधा उन अस्पतालों के लिए है जहां पे कोरोना मरीजों के लिए खाने का इंतजाम नहीं है। तो इस योजना के तहत राज्य सरकार शहर की सामाजिक संस्थाओं की मदद से मरीजों को पौष्टिक खाना उपलब्ध कराएगी। अभी हिमाचल प्रदेश से आपको याद होगा पर्वत धारा योजना इन्होंने शुरू की थी और कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है हरियाणा सरकार ने। जबकि बिहार से क्या याद है आपको? कि संपत्ति स्वामित्व योजना इसने शुरू की थी। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल हो गई, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हो गई। अच्छा बताइए किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? आंसर होगा मारिया रेसा को। ये फिलीपींस की जर्नलिस्ट हैं। तो अभी मारिया रेसा इनको यूनेस्को या इसे आप बोल दीजिए गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 के विजेता के रूप में चुना गया है और पुरस्कार के रूप में इन्हें $25,000 मिलेंगे। और ये जो पुरस्कार है इसका नाम कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया है। अच्छा बताइए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये हम कब मनाते हैं? प्रश्न सुनो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम कब मनाते हैं बताइए।
बाकी कृति करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। रुमाना सिन्हा सहगल नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता। और रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने। यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म हो गई है। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अज़ौले। अभी बताइए कि सिंगर को 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर होगा पिंक को। अमेरिकन सिंगर हैं ये पिंक, जिनको 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इस पुरस्कार का उद्देश्य है उन कलाकारों को सम्मानित करना जिन्होंने बिलबोर्ड चार्ट पर सफलता हासिल की है और संगीत पर एक अमिट प्रभाव छोड़ा है। फिर बताइए, हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का निधन हो गया, तो आंसर होगा मानस बिहारी वर्मा। तो देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान जिसका नाम है तेजस, इसको बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया। तो डीआरडीओ में रक्षा वैज्ञानिक रहे डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा, ये पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सहयोगी भी रहे थे। अच्छा, तेजस का निर्माण किसने किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हल्का लड़ाकू विमान है। अच्छा, डीआरडीओ ने बताइए अभी किसे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। चलिए ये प्रश्न आपके लिए होगा, किसको दिया था बताइए डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड। बाकी ये जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, इनका भी अभी निधन हो गया। अच्छा बताइए, महात्मा गांधी जी के पूर्व निजी सचिव का भी निधन हो गया, उनका नाम क्या है? वी कल्याणम। तो महात्मा गांधी जी के पूर्व निजी सचिव थे ये वी कल्याणम, जिनका भी निधन हो गया। वे 1943 से 1948 तक महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे, और जब महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी तब ये गांधी जी के द्वारा लिखे गए पत्रों और एक चेक जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं और उनसे जुड़े हुए अन्य साहित्य को संरक्षित कर रहे थे। वी कल्याणम इनका नाम है। बताइए, हाल ही में द बेंच नाम की पुस्तक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा मेघन मार्कल ने। मेघन मार्कल अपनी पहली पुस्तक द बेंच को रिलीज करने के लिए ये तैयार है। ये एक बाल पुस्तिका है जो कि माता पिता के दृष्टिकोण के माध्यम से एक पिता और बेटे के बीच के बंधन को बयां करती है। द बेंच याद रखना किसने लिखा? मेघन मार्कल ने। जेके रॉलिंग ने कौन सी बुक लिखी थी? द क्रिसमस पिग। शशि थरूर ने द एरा ऑफ डार्कनेस नाम की बुक लिखी, और शरद पगारे अभी इन्हें 30वां व्यास सम्मान मिला 2020 के लिए, इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और शरद पगारे से आप एक नाम यहां से लिंक कर सकते हो, शरण कुमार लिम्बाले। ये हैं शरद, वो हैं शरण, शरण कुमार लिम्बाले। 30वां सरस्वती सम्मान मिला इन्हें उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। फिर बताइए, बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी नाम की बुक को किसने लिखा है? दीप हल्दर ने। तो लेखक दीप हल्दर ने अभी ये बुक लिखी है जिसका नाम है बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी। और ये जो बुक है ये कोविड-19 के समय पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के बारे में बताती है। झुम्पा लाहिड़ी वेयर अबाउट नाम की नॉवेल लिखी इन्होंने। आकाश रानीसन क्लाइमेट एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल नाम की बुक लिखी, और अमिताभ घोष द लिविंग माउंटेन नाम की बुक लिखी। फिर बताइए, अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 4 मई को। तो 1999 से हर साल 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 4 मई को कोयला खनिक दिवस यानी कि कोल माइनर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। और आपको एक और डे याद रखना है, विश्व अस्थमा दिवस। एक्चुअली में मई के पहले मंगलवार को ये मनाया जाता है, और इस बार मई का पहला मंगलवार आता है 4 मई को। तो इस बार हम याद रखना 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस भी मना रहे हैं, वर्ल्ड अस्थमा डे। और इसकी थीम भी है अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन, अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। अस्थमा ये फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी है जिसके कारण सांस लेने में समस्या होती है। तो इस बार 4 मई को 3 डे मनाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, कोयला खनिक दिवस कोल माइनर्स डे, और 4 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस वर्ल्ड अस्थमा डे मना रहे हैं। बताइए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 5 मई को। 1992 से हर साल 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स के रूप में मनाया जाता है।
मिडवाइफ, आप दाई माँ को हम मिडवाइफ कहते हैं। तो ये जो दिन है ये मिडवाइफ्स के काम को समर्पित है और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ्स की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। इसकी थीम है फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। और याद रखना 5 मई को ही विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे भी मनाया जाता है, जिसकी थीम थी सेकंड्स सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड्स। बताइए इंटरनेशनल नो डाइट डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 मई को। हर साल 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे के रूप में मनाया जाता है और इसका प्रतीक हल्का नीला रिबन है। तो ये दिन किसी भी आकार में स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और डाइटिंग को संभावित खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, इंटरनेशनल नो डाइट डे। फिर बताइए भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि प्लांट का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा सिक्किम में। तो हमारी इंडियन आर्मी ने सिक्किम में पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। कहां पे? सिक्किम में। और इसमें इंडियन आर्मी की किस आईआईटी ने सहायता की है? तो आईआईटी बॉम्बे ने। और यहाँ पे पहली बार वेनेडियम की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। वेनेडियम, अभी ये न्यूज में भी था। कब था? हमने पढ़ा था पहली बार वेनेडियम के भंडार मिले हैं। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, इस प्लांट की कैपेसिटी कितनी है? 56 किलोवाट एम्पियर। देखो सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है, गवर्नर है गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री पीएस गोले, या इन्हें आप प्रेम सिंह तमांग के नाम से भी जानते हैं। और सिक्किम फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है भारत का। और अभी यहाँ के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? जेके माहेश्वरी बने थे। अच्छा चलो आप मुझे बताओ यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भारत की पहली मिश्रित विरासत मिक्स हेरिटेज कौन सी है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि मिलेगा आपको सिक्किम में। और नामचिंग भूटिया के नाम पे फुटबॉल स्टेडियम, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये नामची सिक्किम में बनाया जा रहा है, ध्यान रखना इसको। फिर बताइए हाल ही में तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा विप्रो। तो बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से विप्रो ने एचसीएल को पीछे छोड़ दिया और इस तरह से ये तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी बन गई विप्रो। पहले नंबर पे टीसीएस है, सेकंड पे इन्फोसिस है और तीसरे पे है विप्रो। विप्रो का स्थापना हुआ था 1945 में, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी हैं। बाकी देखो एचसीएल की बात कर लो तो इसके चेयरपर्सन कौन है? रोशनी नाडर है, शिव नाडर की बेटी। इन्फोसिस की बात करेंगे एनआर नारायण मूर्ति इसके चेयरमैन है। और लार्सन एंड टुब्रो इसके चेयरमैन कौन है? अनिल मणिभाई नायक। और इसके एमडी सीईओ एसएन सुब्रमण्यम है। फिर बताइए स्नूकर में चौथी बार विश्व चैंपियन कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा मार्क सेल्बी, ये ब्रिटिश प्लेयर हैं। तो स्नूकर में मार्क सेल्बी ये चौथी बार विश्व चैंपियन बन गए हैं और अब ये वर्ल्ड रैंकिंग में जुड ट्रम्प के बाद दूसरे स्थान पे आ गए हैं। भारत के कुछ स्नूकर भी आप याद रखना कौन कौन, जैसे कि कुछ फेमस हैं, जैसे कि पंकज आडवाणी हो गए, आदित्य मेहता हो गए, इनके नाम याद रखना। अच्छा बताइए MACS 1407 ये क्या है जो अभी हाल ही में खबरों में था? तो ये सोयाबीन की नई किस्म है। तो ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च के सहयोग से पुणे स्थित अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने MACS 1407 नाम से सोयाबीन की एक नई और अधिक उपज वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की है। ये जो बीज है ये उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में खेती के लिए अनुकूल है। बताइए 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आंसर होगा ब्रिटेन। और इसमें भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हो गया। अच्छा बताइए क्या इसमें भारत G7 का सदस्य है या नहीं है? नहीं है। कौन कौन से देश हैं फिर इसके सदस्य? फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान, यूएसए और कनाडा। और अगर आपसे पूछा जाए पहला G7 समिट ये कब और कहाँ पे हुआ था? ये 1975 में फ्रांस में हुआ था। पिछले साल 46 नंबर का G7 समिट होना था। कहाँ पे? अमेरिका में, लेकिन वो स्थगित हो गया था। और अभी जो लंदन में हुआ ये 47 नंबर का है। अच्छा बताइए अभी सरकार ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आयात पर IGST को 28% से घटाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 12%।
IGST यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अभी हाल ही में सरकार के द्वारा विदेश से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाने के नियमों में कुछ बदलाव किए गए, जिसमें अगर आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगवाते हो तो उसके आयात पे, उसके इंपोर्ट पे IGST जो पहले 28% लगता था, अभी उसे घटा के 12% कर दिया गया। आपको पता है देश में ऑक्सीजन की कमी चल रही है, तो उसी को ध्यान में रखते ऐसा फैसला लिया गया। और ये जो 28 से 12% किया गया है हमेशा के लिए नहीं है, 31 जुलाई 2021 तक के लिए उपलब्ध होगा। फिर बताइए कौन सा देश नेट जीरो उत्पादक मंच में शामिल हो गया? तो आंसर होगा सऊदी अरब, यानी कि नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में। तो वैसे अभी तक नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में कौन कौन से देश शामिल हैं ये जानना चाहोगे तो देखो, नॉर्वे है, यूएसए है, कनाडा है और कतर है, लेकिन अब इसमें सऊदी अरब भी शामिल हो गया है। और इस फोरम का उद्देश्य क्या है कि जितना कार्बन उत्सर्जन हो उतनी ही कार्बन वातावरण से हटाई जाए, यानी कि नेट एमिशन जीरो होना चाहिए। अच्छा, सऊदी अरब से अभी क्या याद आता है आपको? हमने पढ़ा था कि सऊदी अरब अपने करिकुलम में रामायण और महाभारत को शामिल करेगा। और अभी सिप्री की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था कि सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? सऊदी अरब है। सेकंड नंबर पे इंडिया है। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद है। करेंसी है सऊदी रियाल। और ऑस्ट्रेलिया से क्या याद आता है आपको? चाइना के साथ अभी बेल्ट रोड डील को इसने रद्द कर दिया। और रशिया जो है ये 2030 तक अपना अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाएगा। और जो यूनाइटेड किंगडम है ये विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बना रहा है। अच्छा बताइए, नेहरू जूलॉजिकल पार्क ये कहाँ पर है जहाँ पे एशियाई शेर कोविड सकारात्मक पाए गए? आंसर होगा तेलंगाना में। तो ये नेहरू जूलॉजिकल पार्क तेलंगाना के हैदराबाद में है, जहाँ पे अभी 8 एशियाई शेर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये भारतीय चिड़ियाघर में कोरोना वायरस संक्रमण के लिए शेर या किसी अन्य जानवर के परीक्षण का पहला मामला है। अच्छा, नेहरू जूलॉजिकल पार्क से क्या याद आता है? अभी इसे ISO सर्टिफिकेट भी मिला था और इस तरीके से ISO सर्टिफिकेट पाने वाला ये पहला जूलॉजिकल पार्क बना था। बताइए, अभी किस कंपनी ने 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फर्मों की सूची में प्रवेश किया? तो आंसर होगा सेल ने। तो अभी सेल के जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बाजार पूंजीकरण है, वो टोटल कितना हो गया? 55,500 करोड़ रुपए का हो चुका है। और अब ये 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फर्मों की सूची में शामिल हो चुका है। अच्छा, अगर बात करी जाए कि भारत के सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी कौन सी है, तो रिलायंस है। फर्स्ट पे रिलायंस, सेकंड पे TCS, थर्ड पे है HDFC बैंक और फोर्थ पे इन्फोसिस है। सेल कौन से नंबर पे है? हमने कहा ना 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फर्मों की सूची में शामिल हो गया, लेकिन नंबर कौन सा है इसका? 78 नंबर पे आ गया है। और इसी तरह हमने एक प्रश्न पढ़ा था, अभी विप्रो जो है ये बाजार पूंजीकरण वाली तीसरी सबसे बड़ी भारतीय IT कंपनी बन गई। फर्स्ट पे TCS, सेकंड पे इन्फोसिस और तीसरे पे विप्रो आ गई। देखो, सेल मतलब होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना होती है 1954 में। ये एक महारत्न कंपनी है। और देश में टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 10। इसकी चेयरपर्सन सोमा मंडल है, जो कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। और गाइस ये लीजिए, मई महीने का पहला वाला वीक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये वीडियो अगर आपने देख लिया हो तो सबसे पहले इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर सेशन अच्छा लगा है तो, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करना है। और वीडियो के साथ साथ अब इसका ऑडियो भी आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। उस ऑडियो को आप सुन सकते हैं खबरी प्लेटफॉर्म पे, और उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ऑडियो रिवीजन करके वहाँ जा करके आप डेली करंट अफेयर्स हो गया, वीकली या मंथली वाले, या उसके अलावा और भी कोई स्पेशल टॉपिक वाले ऑडियोज़ होते हैं, उन्हें आप वहाँ जा करके सुन सकते हैं। बहुत ही कम समय दे करके आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू।